गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज की इस सुनहरी सुबह में आप सभी का स्वागत है। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है यहाँ आप सबके सामने बैठने का और आप सबसे बात करने का। ये बहुत ही भाग्य का दिवस है कि आज इस डायमंड हॉल में और इस डायमंड सुबह, ये एक डायमंड मॉर्निंग है। आज मुझे 3 ऐसी डायमंड विभूतियों की याद आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ये तीनों ही अभी इस समय इस डायमंड हॉल में विराजमान है। सबसे पहली तो आज का जो दिन है, कौन सा दिन है आज? 2 अक्टूबर। सारे देश भर में हम किस रीति से मनाते हैं? तो आज महात्मा गांधी की जयंती है। यह महात्मा गांधी जी अभी अभी 2013 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ था। वी.के. टंडन और अनुपम टंडन और वी.के. सिंह का लिखा हुआ, जिसमें उन्होंने, जिस आर्टिकल का नाम था इम्पैक्ट ऑफ महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑन मेंटल हेल्थ अ रिफ्लेक्शन, जिसमें उनके जीवन पर प्रकाश डाला। देखा कि यह व्यक्ति कैसे बचपन से बड़ा हुआ, उसके जीवन में कौन कौन सी धारणाएं थी और हाउ ही गेन्ड मेंटल रेजिलियंस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। सब कुछ उसके जीवन का बचपन से लेकर तब से तो बड़ा होने तक। बचपन की चोरी, वैष्णव घर में जन्म लिया परंतु मांस खाया और उसका पश्चाताप। जो कुछ उन्होंने किया, कैसे एक एक भूल को उन्होंने सुधारा, कैसे वो आगे बढ़े और कैसे इस देश में एक ऐसा व्यक्तित्व बने, साबरमती का संत जिसे कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन जिन्हें कहते हैं, और आज के दिन को तो यूएन जनरल असेंबली इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाती है। तो ऐसा ये व्यक्तित्व, आज ऐसी ये डायमंड पर्सनैलिटी आंखों के सामने उभर रही है कि कैसे इस व्यक्ति ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से अपने जीवन की भूलों को ठीक करके आगे बढ़ते हुए कहां से कहां पहुंच गए। एक दूसरा ऐसा ही व्यक्तित्व आज आंखों के सामने आ रहा है, और क्योंकि आप सभी यहाँ पर नर्सेस बैठे हुए हैं, उससे भी पहले मुझे एक बहुत सुंदर विचार मन में आ रहा है कि नर्सेस शब्द ही कितना सुंदर है, NURSE। इस शब्द को अगर हम गहराई से देखें, N नोबिलिटी, U अप टू डेट, R रिस्पॉन्सिबल, S स्किलफुल और E एम्पैथी। ऐसा व्यक्तित्व जिसमें नोबिलिटी हो, चरित्र की ऊंचाई हो, वो श्रेष्ठता हो, वो महानता हो। यू अपने ज्ञान में संपूर्ण आधुनिकतम, संपूर्ण अप टू डेट। आर अपनी जिम्मेवारियों के प्रति संपूर्ण जागरूक, ऐसी जागरूकता, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले। एस संपूर्ण स्किलफुल, ज्ञान केवल प्रैक्टिकल, केवल थियोरी का नहीं परंतु प्रैक्टिकल। और सबसे अंत में ई अर्थात एम्पैथी। हिंदी में कई, इंग्लिश में कई सारे शब्द है, कंपैशन, सिंपैथी, मर्सी, परंतु एम्पैथी एक ऐसा शब्द है, ये सर्वोच्च है। केवल सहानुभूति नहीं, समानुभूति। तो ये पांचों ही चीजें जिनमें हैं, ऐसे आप सभी
इस नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए सभी लोग, इन सब की जो जन्मदात्री है, इन सब की जो, जिसको कहेंगे नर्सिंग आंदोलन की शुरुआत करने वाली जो महिला है, उसको आज हम स्मरण कर रहे हैं। हमने कहा ऐसी 3 डायमंड व्यक्तित्व, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हम इनके जीवन के बारे में पढ़ रहे थे। इंग्लैंड में जन्मी यह महिला, इंग्लैंड में जन्मी यह महिला 1820 में, और कैसे बड़ी हुई, उच्च घराने में जन्मी। वो काल उस समय का था कि जब नर्सिंग प्रोफेशन को इतनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। लोग ऐसा नहीं समझते कि ये बहुत ऊंचा प्रोफेशन है, समझते थे ये जैसे कि बहुत लो कास्ट वालों के लिए है। मरीजों की जो हालत थी उस समय एब्सोल्युटली बैड, कभी कपड़े नहीं बदले जाते थे, गंदगी रहती थी, कभी बेडशीट नहीं बदली जाती थी। उस समय घर का विरोध, उसके बाद भी इस महिला ने यह डिसाइड किया कि मुझे नर्स बनना है। अपनी नोट्स ऑफ नर्सिंग में उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि आई हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द गॉड दैट आई हैव टू डिवोट माई लाइफ टू सर्विस। उस युग में सेवा का सोचना कितनी आश्चर्य करने वाली बात है। तो ऐसी ये महिला, और जिनको लेडी विथ लैम्प कहा जाता है, इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, क्रीमियन वॉर। अपनी 38 उनके जो साथी थे उनके साथ वहाँ गई, और वहाँ पर युद्ध के जो घायल सिपाही थे, वुंडेड सोल्जर्स, रात में उनकी सेवा करती। जब सारे चिकित्सक चले जाते, कोई भी डॉक्टर्स वहाँ नहीं रहता, अपने हाथ में एक लालटेन लिए ये महिला, द लेडी विद द लैम्प, एक मरीज से दूसरे मरीज के पास, दूसरे मरीज से तीसरे मरीज के पास रात रात भर जागती और उनकी सेवा करती। अपने सारे अनुभव राइटिंग ऑफ दी नर्सिंग में उन्होंने जो लिखे हैं, उसमें ऐसी बहुत सारी चमत्कृत करने वाली बातें हैं। जब सेवा का संकल्प आया, अविवाहित रही, सारा जीवन सेवा में लगा दिया। अपने लिए उन्होंने जो शब्द कहे हैं अंग्रेजी में, कभी फीमेल का उच्चारण नहीं किया है। उन्होंने कहा, स्वयं के लिए वो कहती है मैन ऑफ एक्शन। अपना संबोधन करते हुए लिखती है मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ बिजनेस, मैन ऑफ सर्विस। इस तरह का उन्होंने संबोधन किया है। तो ऐसी ये दूसरी महान विभूति, ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी आंखों के सामने आती है। और एक बात, जीवन काल में बहुत अस्वस्थ रही उस युद्ध के बाद, उसके बाद भी सेवा को कभी नहीं छोड़ा, इस प्रोफेशन को कभी नहीं छोड़ा। नर्सिंग स्कूल की स्थापना की और ऐसे बहुत सारे महान कार्य किए अपने जीवन काल में। तो ये थी दूसरी विभूति। और एक तीसरी विभूति जो आंखों के सामने आ रही है। आप इस समय कहाँ बैठे हो? ये जो संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका ये पवित्र प्रांगण और इसमें ये डायमंड हॉल, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि जब आपने यहाँ एंट्री की होगी इस समूचे प्रांगण में, आते ही आपको ये अनुभव हुआ होगा कि जैसे किसी ने तो आपके मन में जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, किसी ने छीन लिया। जिस दिन शांतिवन में प्रवेश किया होगा उस दिन, क्योंकि यहाँ के जो प्रकंपन, यहाँ के जो वाइब्रेशंस है, उसमें एक अलौकिक, एक अद्भुत, जैसे एक स्पिरिचुअल पावर भरी हुई है। तो इस संस्था की जो मुख्य प्रशासिका है, जिनसे आप कल मिले, ऐसे आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी, इनको मैं क्यों याद कर रहा हूँ? क्योंकि अपने जीवन काल में इन्होंने, जब से यह संस्था चालू हुई, जिसे हम प्यार से यज्ञ कहते हैं, जब से इस यज्ञ का आरंभ हुआ तब से, और जब से वो इसमें आए तब से, उन्होंने नर्स की भूमिका
यहाँ पर प्ले की। एक परिचारिका के रूप में उन्होंने सेवा की 1940s से लेकर तो 50s तक, जब तक कि वो मुंबई यहाँ से नहीं गए। तो ऐसी दादी जानकी जी 1978 में टेक्सास यूएसए में रिसर्चर्स ने बहुत सारे प्रयोग किए, जिस पर दादी जानकी को यह डिक्लेयर किया गया द मोस्ट स्टेबल लेडी इन द वर्ल्ड, द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। शायद आप लोग ये बात नहीं जानते, बहुत सारे प्रयोगों के बाद उन्होंने ये बात सिद्ध की। और कल शाम आपने जो विहासा किया, सभी को मजा आया उसमें? बहुत अच्छा लगा होगा सभी को। उसकी जो जन्मदात्री है, जानकी फाउंडेशन जो स्थापन हुआ, उसी से निकला हुआ 1997 में जानकी फाउंडेशन जो स्थापन हुआ, उसी से निकला हुआ विहासा जैसे कि एक भाग है। तो ऐसी तीन महान विभूति, एक तरफ तो फादर ऑफ द नेशन, दूसरे तरफ लेडी विद द लैम्प, और तीसरी तरफ द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। कितना अद्भुत समागम है ये, ऐसी तीन महान हस्तियां। और मैं तो सोच रहा हूं ये तीनों ही इस समय हमारे आज बीच में है। जैसे कि आज का जो विषय है हमारा, जिस पर हमें चर्चा करनी है, वो है हीलिंग पावर ऑफ द माइंड। मन में अद्भुत शक्तियां हैं। मन एक ऐसी चीज है, जिसे स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है, द पावर्स ऑफ द माइंड आर लाइक द रेज ऑफ द सन, द मोमेंट दे बिकम कॉन्सेंट्रेटेड दे बिकम इल्यूमिन्ड। मन की जो शक्तियां है वो सूर्य की किरणों की तरह है, जैसे ही वो एकाग्र होती है उनमें एक चमक सी आ जाती है, एक शक्ति सी भर जाती है। तो मन इतना शक्तिशाली है कि कुछ भी इसके लिए असंभव नहीं है। इस चर्चा की शुरुआत मैं कहानी से करूंगा। ये कहानी नहीं, वास्तव में देखा जाए तो 1957 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जर्नल ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्नोलॉजी, एक जर्नल है, उसमें एक बहुत सुंदर आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें उस समय कैंसर के लिए एक बहुत प्रसिद्ध एक ड्रग हुआ था, क्रिबायोजेन जिसका नाम था, ड्रग का नाम था क्रिबायोजेन। और सभी ने कहा था ये जो ड्रग है ये चमत्कारिक ड्रग है, इट्स अ मिराकल ड्रग फॉर कैंसर। उस आर्टिकल में वर्णन है डॉक्टर वेस्ट का और मिस्टर राइट का। तो डॉक्टर वेस्ट के पास मिस्टर राइट पहुंचे। मिस्टर राइट को एडवांस लिम्फोसार्कोमा था, उनके पूरे शरीर में कैंसर की गांठें आ चुकी थी, परंतु जीने की इतनी ज़्यादा इच्छा थी, संभावना बहुत कम थी, परंतु गांठें इतनी ज़्यादा आ गई थी कि उनका संकल्प था कि मुझे जीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कहीं आर्टिकल वो पढ़ते हैं कि ऐसा क्रिबायोजेन नाम का एक ड्रग आया है। वो डॉक्टर को कहते हैं कि मुझे ये ड्रग आप दो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और पेशेंट्स के ही कहने पर डॉक्टर उसे वो दवाई इंजेक्ट करते हैं। और आश्चर्य की बात ऐसी दिखाई है कि 2 दिन के अंदर उसकी शरीर की सारी गांठें चली जाती है और 1 हफ्ते के अंदर वो डिस्चार्ज होता है कैंसर फ्री। परंतु कहानी यहां पूर्ण नहीं होती है, पूरी सुन लो। 2 हफ्ते तक कोई कैंसर के लक्षण नहीं, 2 हफ्ते या 2 महीने तक। 2 महीने के बाद यही मरीज मिस्टर राइट एक जगह फिर से आर्टिकल पढ़ता है कि ये जो दवाई है क्रिबायोजेन बिल्कुल फालतू है, बहुत सारे रिसर्च इसके विरोध में जा रहे हैं। जैसे ही आर्टिकल पढ़ता है फिर से डिप्रेशन में चले जाता है, फिर से वही उदासी आ जाती है और फिर से 2 दिन के बाद उसके शरीर में वो सारी गांठें फिर से आ जाती है और फिर से दुखी हो जाता है। परंतु इस समय जो डॉक्टर है उसको इच्छा होती है कि मैं इसे मरने नहीं दूंगा, कुछ भी करके मुझे इसे जिंदा रखना है।
उसे फिर अपने क्लिनिक पर बुलाते हैं, डॉक्टर अपने क्लिनिक में फिर से बुलाते हैं डॉक्टर राइट, डॉक्टर वेस्ट, दोनों का नाम थोड़ा कंफ्यूजन, राइट और वेस्ट। तो वो उससे कहते हैं कि वो जो फर्स्ट ब्रांड था, फर्स्ट जो आया था ड्रग, वो ठीक नहीं था, पर अगली जो उसकी जो ब्रांड है वो सारे ठीक है, रिफाइंड है। वो जो पहली बैच थी उसमें गड़बड़ थी। अभी मैं आपको एक सुपर रिफाइंड वही इंजेक्शन दे रहा हूं जिससे आप ठीक हो जाओगे। तो उसको बहुत खुशी होती है, मरीज को इंजेक्शन दिया जाता है, देखा गया कि 1 हफ्ते के अंदर फिर से वो ठीक हो जाता है। 1 मास तक उसे कुछ नहीं होता है। 1 मास के बाद अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन वर्ल्ड वाइड पब्लिश करते हैं कि जो ड्रग था क्रिबायोजेन, इट इज एब्सोल्युटली वर्थलेस, इट इज यूजलेस। जितने रिसर्च हुए, जितनी स्टडीज हुई, सब उसके अगेंस्ट में है और वो ड्रग फालतू है, केवल वो क्रिटिन है इन मिनरल वाटर, नथिंग एल्स। उस मरीज ने फिर से वो पढ़ा और अब तो जग जाहिर हो चुका था कि ये फालतू है ड्रग, और 2 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हुआ? सोचने की बात है। शायद एक तरफ तो हमारा मेडिकल फील्ड है, उसकी इतनी एडवांसमेंट है, डेली एंड नाउ एंड देन वी आर मार्चिंग अहेड, एवरी डे न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग, and still there is something which is beyond our mind and beyond our conception, which we do not know perhaps. जो शेक्सपियर कहता है, there are many things in heaven and hell, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. शायद कहीं ना कहीं इन सब के पीछे कुछ और एक चीज है जो ऑपरेट कर रही है, कार्य कर रही है, और वो जो चीज जो ऑपरेट कर रही है शायद वो मन है। आप सभी जानते हैं मन, ब्रेन तो एक ही है, परंतु माइंड ऑपरेट्स इन 2 स्टेजेस। एक को कहा जाता है चेतन मन, दूसरा है अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जब तक हम इस सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल्स को नहीं समझ लेते, तब तक बहुत सारी चीजें हम नहीं समझ पाएंगे। चेतन मन, अवचेतन मन, बाह्य मन, अंतर्मन, मेल फीमेल, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, कई सारे नाम इसको दिए गए हैं। वास्तव में जो भी हम सोचते रहते हैं कॉन्शियस माइंड में, चेतन मन धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लेता है। वो ये नहीं देखता है कि वो क्या दिया जा रहा है, अच्छा है वो बुरा है, वो एक जमीन है, जो भी बीज उसमें बो, एनी इट्स लाइक अ सॉइल, कोई भी बीज डालो, अच्छा या बुरा। वो बहस नहीं करता, वो विरोध नहीं करता, वो तर्क वितर्क नहीं करता, वो किसी भी तरह का कोई अपोजिशन उसके पास नहीं है। जो भी हम उसमें डालते रहेंगे वो धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लेता है, और एक दिन हम वही बन जाते हैं जो हमारी सोच थी। जो अभी अभी हमने गीत सुना, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। लंबा समय तक जैसा हम सोचते रहते वैसे ही बन जाते हैं। आज के युग में 2 ऐसे लॉ है जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, और आप सब ने वो सुने होंगे। एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है लॉ ऑफ बिलीफ, विश्वास का नियम और आकर्षण का नियम। जिसमें जिसका विश्वास वो स्वतः ही वैसा बनता है। अगर हमें यह विश्वास है कि मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ, मुझे ये बीमारी है, तो धीरे धीरे न होते हुए भी वो होने लगती है। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ नाम का एक लेखक हुआ है, उसने लिखा है एक जगह बहुत सुंदर चीज। लिखता है कि वो जब 70 साल का हो गया तो उसने सोचा मैं इंग्लैंड छोड़ के अभी और कहीं जाऊंगा, क्योंकि उस समय ये धारणा थी कि इंग्लैंड में व्यक्ति 70 साल जीता है। वो सोचता है कि मैं ऐसे गांव में जाऊंगा जहां ये धारणा नहीं है, शायद ये धारणा मुझे भी असर करे। इसके लिए दूसरे गांव में चले जाता है, जहां देखता है कब्र है, कब्र पर लिखा हुआ है ही लिव्ड ओनली फॉर अनटाइमली डेथ एट द एज ऑफ 120 ईयर्स। अनटाइमली। वो कहता है हाँ ये जगह अच्छी है, मैं यहां रुकूंगा। एंड ही लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ। 94 उम्र में ही लेफ्ट हिज बॉडी।
तो ये जो बिलीफ है, जो हम सोचते हैं, जो हमारी बिलीफ है, जो बचपन से हमने डाउनलोड कर रखी है, बिलीफ सिस्टम्स, थॉट सिस्टम, वो स्वतः ही कार्य करती है। एक तो ये, दूसरा है आकर्षण का नियम। सीक्रेट नाम की किताब पब्लिश हुई है, उस पर मूवी भी बनी है और बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा है। यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी संकल्प हम करते हैं, जो भी विचार हमारे मन में है, वॉट एवर थॉट्स वी हैव, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। वो विचार जैसे कि प्रकृति में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है और वैसे ही विचारों को ढूंढता है और वो खींच कर अपने पास लाता है। जैसे थॉट से मिल रहा है, रिएक्शन हो रही है, एंड देयर इज अ क्रिएशन ऑफ सर्कमस्टांस, घटनाओं का निर्माण हो रहा है। हम सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, हम करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि मैं वहां नहीं जा सकूंगा, मैं वहां नहीं जा सकूंगा, हम नहीं जाते। अगर हमने किसी चीज को स्वीकार भी कर ली कि ये चीज मेरी है, तो धीरे धीरे वो चीज हमारी होने लगती है। क्योंकि चेतन मन जो संकल्प करता है, कॉन्शियस माइंड, और जो सबकॉन्शियस में डाला जाता है, सबकॉन्शियस उसमें कार्य करना चालू कर देता है। वो सब कुछ करता है और उसको अपना बना लेता है और धीरे धीरे वो साकार हो जाता है एक दिन। ये प्रिंसिपल जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसे बहुत गहराई से जानते तो हम सभी हैं, परंतु समझना है कैसे ये कार्य करता है, किस सूक्ष्मता से ये कार्य करता है। वापस अपने विषय पर आते हैं कि आज जग भर में इतनी सारी पैथीज है, इतने सारे उपचार की विधियां हैं। हम सोचते हैं कभी कि व्यक्ति जो ठीक हो रहा है, किससे ठीक हो रहा है? एक तरफ तो एलोपैथी, होम्योपैथी, और फिर रेकी, तो कहीं टच थेरेपी, तो कहीं फ्रैग्रेंस थेरेपी, कहीं मैग्नेट थेरेपी, और ऐसे कितनी ही न जाने थेरेपी है, एनर्जी हीलिंग, कितनी सारी थेरेपीज है। और देखा गया है कि व्यक्ति उनसे भी ठीक हो रहा है। प्राचीन काल में इलाज कैसे होता था? लोग जाते थे पीर, फकीर, नीम बाबा के पास और ठीक होके आते थे। कौन सी विधि थी जो यहाँ कार्य करती थी? क्या था वो जो उनको ठीक करता था? क्या किसी संत की हड्डी सही में वास्तव में किसी को ठीक कर सकती है? क्या किसी की कब्र वास्तव में ठीक करती है, या उनका ही अवचेतन मन उन्हें ठीक कर रहा था? वास्तव में वो विश्वास था, जिस विश्वास के साथ वो जाता है। हमें बचपन से जब हम बीमार होते तो हमें कहा जाता है चलो डॉक्टर के पास। ये जो थॉट पैटर्न है कि डॉक्टर के पास जाना है, यहां से ही ठीक होना व्यक्ति चालू होता है। और जब ये पता चल जाए ये डॉक्टर इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, तो फिर और तेजी से हम ठीक हो जाते हैं। और जब ये पता चलता है कि इसकी फीस बहुत ज्यादा है, और तेजी से ठीक होना चालू हो जाते हैं। और जब वेटिंग में खड़े रहना पड़ता है तो हीलिंग की प्रोसेस और ज्यादा हो जाती है। तो कौन ठीक कर रहा है? कहीं ना कहीं the ultimate healing is occurring at the subconscious level. It is the belief system that we have. And every form of therapy has its own place. Every form of therapy has its own place. हम ये नहीं कह सकते कि यही अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। अगर ये अच्छा नहीं है तो उससे क्यों ठीक हो रहे फिर लोग? मन के नियमों को समझना है। तो एक नियम जो बताया वो है विश्वास का नियम, दूसरा नियम है आकर्षण का नियम। इस देश में 1942 वुडू डेथ्स सुना होगा आपने, साइकोजेनिक डेथ्स का बहुत ज़्यादा वर्णन किया हुआ है डॉक्टर कैनन वॉल्टर ने। उसमें बताया है कि वो कहता है जो मृत्यु हो रही है वो सडन इमोशनल शॉक की वजह से हो रही है। उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज पब्लिश हुई 1952 में। डॉक्टर मैथिस, बहुत अच्छी एक स्टडीज आई, उसमें उसने कहा कि जो मरीज था एक अस्थमा का, उसकी डेथ हुई, पर बाद में पता चला वो जो डेथ हुई थी वो उस वजह से नहीं हुई थी। कोई एक जबरदस्त डीप साइकोलॉजिकल शॉक उसकी माँ ने उसे डांटा था या कुछ किया था, उसके वजह से डेथ हुई थी। तब से ये नया कॉन्सेप्ट निकल के आया वुडू डेथ, स्ट्रॉन्ग साइकोजेनिक शॉक लीडिंग टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। इसको कहा जाता है वुडू डेथ। उसके बाद 92 में भी इस तरह के कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुए।
तो कहने का भाव ये है कि कहीं ना कहीं हम जितना जानते हैं आज मेडिकल साइंस के बारे में, उससे भी परे कुछ और भी ऐसे सिद्धांत है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो ऑपरेट कर रहे हैं और वो हमारे भी जीवन में ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे जो सिद्धांत है जो मन के लेवल पर ऑपरेट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम ऐसी 10 बातों की चर्चा करेंगे जो आप सभी को आज से यहाँ पर भी और यहाँ से जाने के बाद भी, खुद के लिए भी, आपके जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी, सबके लिए वो करना है या ट्राई करना है उसे, और देखना है क्या फर्क पड़ता है, कौन सा जादू होता है। ऐसी 10 बातें, क्योंकि मन में इतनी शक्ति है कि यदि वो एकाग्र हो जाए, जैसे कहा, बहुत सारी हीलिंग तो वैसे ही हो जाएगी। सबसे पहला, जो लिख सके वो लिख भी ले इन बातों को, क्योंकि ये सब बातें केवल सुननी नहीं है परंतु आपको फॉलो भी करनी है। सबसे पहली जो टेक्निक बताते हैं वो है साइंटिफिक प्रेयर्स, जिसे कहा जाता है साइंटिफिक प्रेयर्स। प्रेयर जो शब्द है, प्रेयर जो है शब्द प्रार्थना, क्या होता है इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी जैसे क्रिएट हो रही है हमारे अंदर। और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, जिसमें द सीक्रेट नाम की जो किताब है उसमें भी कहा है, इट वर्क्स अलोंग विद द मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट चालू रहेगी, साथ में ये जो प्रेयर की एनर्जी है वो भी साथ साथ कार्य करती है। आपको पता होगा 1982 में हमारे देश के बहुत बड़े कलाकार कहो, सिने एक्टर कहो, अमिताभ बच्चन, 1982 में स्प्लिनिक इंजरी हुई थी फिल्म की शूटिंग के दौरान। कई मास तक बीमार थे और कई बार तो ऐसा हुआ था कि नियर डेथ्स की सिचुएशन आ गई थी। मेडिकल इलाज चालू था, स्प्लिनेक्टोमी की थी, कि उसके बाद भी इस देश का उस समय जो होंगे उन्हें पता होगा, सारा देश जैसे प्रार्थना में लग गया था। Entire country was praying for that man. Whole country. Some were even ready to sacrifice their limbs. What power was that? And he came, in spite of all those seriousness, he came out of everything. हम ये नहीं कह रहे कि यही सब कुछ है, परंतु यदि इसको उस थेरेपी के साथ जोड़ दिया जाए, मेडिकल थेरेपी के साथ, तो बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं। क्योंकि इस प्रेयर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है जो कि उस व्यक्ति तक ट्रैवल करती है। इसको आज की दुनिया में विज्ञान भी कहा गया, इसके लिए मैंने शब्द प्रयोग किया साइंटिफिक प्रेयर्स। जिसको भी हमें ठीक करना है उसके लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करना का ये अर्थ नहीं है हम भीख मांगे, हम केवल मांगे, मांगना नहीं है उसमें। हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, हम उस परम सत्ता की एनर्जी को उस व्यक्ति तक पहुंचाए, ये प्रेयर का अर्थ है। तो सबसे पहली विधि है साइंटिफिक प्रेयर्स। दूसरी विधि, सेकंड मेथड ऑफ हीलिंग, जिसको हम कहेंगे हीलिंग विद द माइंड, और वो विधि है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब क्या कहेंगे उसे? देखना। किससे देखना? मन की आंख से देखना। हमें याद है जब हम मेडिकल कॉलेज में थे, नागपुर मेडिकल कॉलेज जीएमसी, वहाँ पर हमारे जो डीन थे डॉक्टर आईचीत, आई स्पेशलिस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, उन्होंने अपना एक अनुभव सुनाया था कि जब उनका मेडिकल कॉलेज में पहला दिन था, फर्स्ट डे इन मेडिकल कॉलेज एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट, ही मेड अ थॉट, टुक अ डिसीजन कि एक दिन इसी मेडिकल कॉलेज में मैं डीन बनकर आऊंगा। कब डिसीजन लिया वो, कब सोचा? फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज, कि एक दिन इसी मेडिकल कॉलेज में डीन बनूंगा। और इसको देखा, कहाँ देखा? ऊपर से नहीं, मन की आंखों से देखा, और देखते देखते एक दिन वो बन गए। ये विधि है मन से देखने की, विजुअलाइज करने की। विजुअलाइजेशन, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, जो भी हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, परंतु उसे देखना है संपूर्ण लाइव रूप में, लाइव फॉर्म में। एक दूसरा उदाहरण याद आ रहा है, जॉर्ज वॉशिंगटन,
अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे, बचपन में छोटा सा बालक जिसके पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं है, उसका काम था स्कूल में घंटी बजाना, जो एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में, परंतु वो एक चीज कहता था, आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे। बार बार दोहराता था ये बात, कंटिन्यूअस रेपिटेशंस, वो दोहराव, वो सारा जैसा चेतन मन से अवचेतन मन तक जा रहा था, और अवचेतन मन कार्य करना चालू करता है, सबकॉन्शियस माइंड, एंड इट क्रिएट्स वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू ड्रीम्स, ऑल इट ट्राइज टू मेक इन टू रियलिटी। एक दिन वो खुद बन गया। विजुअलाइजेशन, देखना। विजुअलाइजेशन पर बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नाम की एक किताब आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर है, शक्ति गवान ने लिखी हुई, जिसमें किस तरह से विजुअलाइजेशन को क्रिएटिव बनाया जाए और इसको हम हेल्थ में किस तरह यूज करें। अगर हम बीमार है, ये शायद हमारे ही किसी संकल्प की वजह से बीमार है, ये हमारा ही संकल्प है जिसने हमें कहीं ना कहीं साइकोसोमैटिक डिसीज का निर्माण किया है। हर बीमारी कहीं ना कहीं मन से शुरुआत होती है, उसके बाद वो शरीर में आती है। हम यदि विजुअलाइज करें, देखना स्वयं को कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, आई एम फुल ऑफ एबंडेंट एनर्जी एंड पावर, माय लाइफ इज वाइब्रेंट विद जॉय एंड ब्लिस। ये संकल्प, ये थॉट, कितनी पावर है इसमें। जैसा ही ये संकल्प हम करते हैं, स्वतः ही उस विजुअलाइजेशन से रियलिटी क्रिएट होना चालू होती है। तो दूसरी विधि है विजुअलाइजेशन। थर्ड, उससे ही जुड़ी हुई, जिसे कहा जाता है मेंटल मूवी। मेंटल मूवी अर्थात मानसिक चलचित्र, जैसे हम उसको देख रहे हैं, परंतु अब केवल देख नहीं रहे, वो चलती फिरती हो गई है, 3 डायमेंशनल हो गई है। हम देख रहे हैं स्वयं को। जैसे अभी अभी हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, आधे मिनट के लिए सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे और अपनी आंखों के सामने आधे मिनट के लिए स्वयं को देखना है। जिस नर्सिंग होम में है, जिस हॉस्पिटल में है हम, जिस घर में हम रहते हैं, देखो स्वयं को कि मैं संपूर्ण ऊर्जा के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल पॉजिटिविटी के साथ उस नर्सिंग होम में, उस मेडिकल कॉलेज में चल रही हूँ, घूम रही हूँ, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के साथ जा रही हूँ, और अनुभव करो कि ये हो रहा है। आधे मिनट के लिए सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। ओम शांति। ये कार्य हमें रोज करना है, विजुअलाइज करना और मेंटल मूवी बनाना। जो भी हम चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो वेल्थ हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो सक्सेस हो, उसे देखना। चौथी विधि का नाम है, फोर्थ मेथड इज नोन एज पासिंग ओवर मेथड। पासिंग ओवर मेथड अर्थात ये सोचना कि ये भी चला जाएगा। जैसे छोटी सी बच्ची है, उसे सर्दी खांसी हो गई है, वो सोचती है ये ठीक हो जा रहा है, ये ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। जो भी जीवन में मुश्किलें, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, विघ्न, बाधाएं, ऑब्स्ट्रकल, हिंड्रेंसेस है, ये सोचना कि वो चले जा रहे हैं, वो समाप्त हो रहे हैं, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं। ऑल द ऑब्स्ट्रकल्स ऑफ लाइफ आर पासिंग अवे, आर गोइंग अवे। ये संकल्प जैसे उस छोटी बच्ची ने किया, ये संकल्प करना, इट इज नोन एज पासिंग ओवर टेक्निक। उसके बाद फिफ्थ टेक्निक, जिसे कहा जाता है स्लीपिंग टेक्निक। कईयों ने इसके बारे में सुना होगा। स्लीपिंग टेक्निक में हम जब रात में सोते हैं, ये जो पीरियड है हमारा, जब हम बिस्तर पर है, सबकॉन्शियस माइंड यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अगर हम ये सोचे कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, बीच में जैसे एक बैरियर है, प्री कॉन्शियस, जैसे ये बैरियर यहाँ खुल रहा है और जो भी हम सोचते हैं सीधा सबकॉन्शियस में जाता है। नहीं तो सारे दिन भर सबकॉन्शियस में कोई भी चीज डालना बहुत मुश्किल है।
परंतु जैसे ही रात को हम सोते हैं, बिस्तर पर लेट गए हैं, लाइट ऑफ किया है, उस समय हम जो भी सोचते हैं वो सीधा के सीधा सबकॉन्शियस उसे स्वीकार कर लेता है। या हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, हम ये सोचते हैं कि मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है। सुबह होते होते आप पाओगे धीरे धीरे विद प्रैक्टिस दैट यू हैव गॉट रिड ऑफ दैट डिसीज, यू हैव गॉट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो ये जो टेक्निक है इसे क्या कहा जाता है? स्लीपिंग टेक्निक। आज रात को सभी को ये करना है, अभी नहीं करना है, यहाँ पर रात में करना है, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट सिक्स्थ कहा जाता है थैंक यू, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू किस लिए? थैंक यू एक ऐसी चीज है, अहोभाव जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कृतज्ञता का भाव, कि जो बीमारी हमें हो गई है हम ये सोचे या हम दूसरों को समझाएं, जो मरीज है, पेशेंट्स है, कि हम उससे ठीक हो गए और उसके लिए भगवान को धन्यवाद, या उस परम शक्ति को धन्यवाद, या उस सत्ता को धन्यवाद जिसे हम मानते हैं वो शायद निसर्ग भी हो सकती है। थैंक यू। एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आ रहा है कि स्कॉटलैंड में एक फार्मर होता है फ्लेमिंग नाम का, वो एक बार देखता है एक बच्चा डूब रहा है, उस बच्चे को जाकर वो बचाता है। दूसरे दिन वो बच्चा अपने बहुत रईस पिता के साथ आता है और कहता है कि आपने मेरे बेटे को बचाया, आपका बहुत धन्यवाद, मैं आपके लिए कुछ देना चाहता हूँ, कुछ पैसे देना चाहता हूँ। वो व्यक्ति कहता है किसान मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो वो जो रईस आदमी कहता है कि ये जो आपका बेटा सामने दिख रहा है, उस किसान का बेटा, इस बेटे को मुझे दे दो, मैं इसका सारी शिक्षा दीक्षा एजुकेशन में सब कुछ करूँगा। वो जो किसान था फ्लेमिंग और उसका जो वो बेटा था, आगे चलकर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसने पेनिसिलिन को खोजा, और वो जो रईस आदमी था उसका नाम था सर रैंडोल्फ चर्चिल, जिसका बेटा विंस्टन चर्चिल जब एक बार बीमार पड़ा और निमोनिया से ग्रसित हुआ था, तब इसी पेनिसिलिन ने उसको बचाया था। ये कहाँ से चालू हुआ? वो भाव ग्रेटिट्यूड का, अहोभाव, वो कृतज्ञता का भाव। हम कृतज्ञ किससे हो? सबके लिए। जहाँ हम काम करते हैं उस हॉस्पिटल के लिए थैंक यू, जिनके साथ हम काम करते हैं उनको थैंक यू, उन पेशेंट्स को थैंक यू, यदि हम पेशेंट्स हैं उस डॉक्टर को थैंक यू, उस नर्स को थैंक यू, उस नर्सिंग होम को थैंक यू। अपने पेशेंट्स को भी ये थैंक यू का भाव सिखाना है। जैसे ये थैंक यू जीवन में आएगा, हम देखेंगे बहुत सारे ब्लॉक्स यहाँ पर है, उन ब्लॉक्स से हम मुक्त होने लगेंगे, हम ठीक होने लगेंगे। बहुत सारी चीजें हमने पकड़ के रखी है, माफ नहीं किया है, बहुत सारे लोगों को जीवन में आए हैं। एक अमेरिकन मैगजीन में 1948 में एक बहुत सुंदर आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें लिखा था कि एक महिला है, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया एंड डिप्रेशन। 40 साल तक ये साइकेट्रिस्ट वो साइकेट्रिस्ट अलग अलग दवाइयाँ वो लेती थी, पर उसका डिप्रेशन कभी ठीक नहीं हुआ, कभी उसका इंसोम्निया ठीक नहीं हुआ। एक बार एक मनोचिकित्सक के पास आई तो उसने ढूंढा क्या कारण है, क्यों ये अनिद्रा हो रही है और क्यों ये इतनी उदास है। पता चला कि उसको जिस व्यक्ति से शादी करनी थी उसकी छोटी बहन ने उससे शादी कर ली, और उसको अपनी छोटी बहन से बहुत 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 ज्यादा प्यार था, परंतु ये बात जैसे दबी रह गई और अपनी बहन के प्रति एक सूक्ष्म, एक सटल जेलसी, एक सटल एंगर और सटल्ड हेट्रेट उसके मन में थी, जो कभी भी ठीक नहीं हुआ। जब इस साइकोलॉजिस्ट ने, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने उसको सिखाया कि उसको अब माफ करो, तब जाके वो ठीक हुई। तो जिसने हमें दुख दिया है, हमें लगता है इन्होंने हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया है, इंसल्ट की है, ग्लानि की है या ऐसा कुछ किया, उन्हें क्या कर देना है? माफ करना है। और जिनके साथ हमने ऐसा किया है उनसे माफी मांगना। ये कार्य यदि कोई रोज करे तो एक समय आएगा हमें ऐसा अनुभव होगा कि हम हल्के हो गए, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी ही चली गई, और बहुत सारी दवाइयां जो हम खा रहे हैं ऐसे ही वो छूट गई। तो ये विधि है सिक्स्थ, जिसको कहा जाता है थैंक यू। नेक्स्ट सेवेंथ विधि है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस अर्थात पॉजिटिव अफर्मेशंस, जिसको कहते हैं सकारात्मक घोषणा करना। सकारात्मक घोषणा करना,
यदि हम बीमार हैं तो सोचो कि मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं, जब कोई भी बीमारी हो जाए, अगर कोई फ्रैक्चर हो गया या कुछ हो गया, तो जो भी मिलेंगे उसके साथ उसी बीमारी की डिटेल में चर्चा करेंगे। मुझे ये हुआ, ऐसे हुआ, इस विधि से हुआ। They talk at length about their illnesses. They find out people who could sit and listen to their illness story. They find out media which discusses such thing. Probably this discussion, this expansion of that waste leads to further disease. तो पॉजिटिव अफर्मेशन अर्थात आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड जॉय, कितना सुंदर ये संकल्प है। आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड जॉय, मैं एक ऊर्जावान व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन की सभी बीमारियां दूर हो रही है, मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। जस्ट दिस रिपीटेशन ऑफ द थॉट्स। आपने सुना होगा ये जो रिपीटेशन है, अभी अभी जापान में जो डॉक्टर इमोटो ने एक्सपेरिमेंट किया पानी पर, पानी के क्रिस्टल्स पर फोटोग्राफी किया, उससे पता चला पानी का ग्लास भरा जिसमें लिखा एक जगह हेट, एक जगह लिखा लव, एक जगह लिखा आई विल किल यू, एक जगह लिखा आई लव यू। देखा गया फोटोग्राफी में जहां पर भी सकारात्मक लिखा गया था, वहां पर जो डिजाइन बनी वाटर पर, वाटर क्रिस्टल, द ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट डन बाय एनी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ टिल नाउ, इट इज बाय डॉक्टर Emoto. If you study that experiment, he comes to the conclusion that whatever we think, whatever positive thoughts we have, they definitely go and change the crystalline structure of the water molecule. How everything has been done, and he has proposed this theory of vibration. See, even the water, which is an inert object, inert thing, that is getting affected by our thoughts. So what will happen to living beings? एक दूसरा ऐसा ही व्यक्ति हुआ है लूथर बर्बैंक। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम। ही इज नोन एज विजार्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर। अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ है बागवानी का जिसे जादूगर कहा जाता है। ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स एंड द ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट विच ही डिड वाज ऑन द कैक्टस। कैक्टस नाम का जो प्लांट होता है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। इट इज ड्राई, इट डजंट हैव लीव्स, इट हैज गॉट थॉर्न्स। उसको कांटे होते हैं because it has to survive for years together in desert. ऐसे झाड़ पर उसने प्रयोग किया, उस कैक्टस से उसने बातें की, 7 साल तक उस कैक्टस से बातें की कि तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता पर मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। ऐसे बात की जैसे कि कोई व्यक्ति है वो कैक्टस। After his study of 7 years, for the first time in the history of human being, the first contact of man with the plant world, एक स्पाइनलेस कैक्टस, बिना कांटों का एक कैक्टस निकला। द स्पाइनलेस कैक्टस, उसका चित्र बहुत फेमस है, आप देख सकते हो, बैठा हुआ है और कैक्टस प्लांट पीछे। कैसे हुआ ये? इवन प्लांट्स आर ससेप्टिव टू दोस फीलिंग्स। आपने सुना होगा सोलोमन आइलैंड, जब उनको किसी झाड़ को मारना होता है तो क्या करते हैं वो लोग? झाड़ के पीछे सराउंड करते हैं आसपास और उसको गालियां देते हैं, सूख जा, सूख जा, सूख जा। 1 महीने के अंदर इट गोज अवे, इट डजंट स्टे, श्रिवल्ड एंड थ्रोन ऑफ। तो अफर्मेशंस, सकारात्मक घोषणा, ऐसे 10 थॉट्स निकालने हैं। इससे पहले कि हम यहाँ से जाए शांतिवन से, यहाँ जाने से पहले वहाँ जाकर हमारे लिए, जहाँ हमारा नर्सिंग होम है, मेडिकल कॉलेज है, घर है, वहाँ क्या करना है, उसके लिए ऐसे 10 पॉजिटिव थॉट्स यहीं से निकाल के जाना और फिर वहाँ जाकर रोज प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस आज ही से चालू करना। 8वां नंबर, 8th है आर्गुमेंटेशन, आर्गुमेंटेटिव मेथड, जिसको कहा जाता है हिंदी में तर्क विधि। आर्गुमेंट करना। देखा गया है कि जो बीमारी है कहीं ना कहीं वो हमारे ही रॉन्ग थॉट पैटर्न से जन्म ली है, या ऐसी कोई अवधारणा है मन में जो हमने डाउनलोड कर रखी है बचपन से। दैट थॉट पैटर्न हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ दिस डिसीज। ये प्रोसेस को रिवर्स करना, रीप्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, रिकंडीशनिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अपने ही मन को समझाना कि ये जो बीमारी हो रही है इसका कारण ये विचार है। ये हमने मान बैठे हैं कि ये कभी भी हम इससे ठीक नहीं हो सकते,
देखा गया है कि जो मरीज अपाहिज था, डॉक्टरी जांच ने तो कहा था कि ये ठीक है, इसको कोई बीमारी नहीं है, पर पेशेंट चल नहीं पाता, ही वॉज टोटली पैरालाइज्ड। अचानक एक दिन आग लगती है घर में, वो दौड़कर वापस आ जाता है, चल कर आता है। हाउ दैट वॉज पॉसिबल? दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री। इट इज समवेयर इन द माइंड, मन में कहीं ना कहीं है ऐसा कोई ना कोई थॉट पैटर्न, कोई ना कोई हैबिट, कोई ना कोई बात जो हमने डॉक्टर से या कहीं से भी सुनी है, जो हमारे माइंड में बैठी हुई है और हमने उसे सत्य मान लिया है। वी हैव एक्सेप्टेड इट एज ट्रू एंड दैट इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिसीज। टू रिवर्स दिस प्रोसेस, दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड। 8th मेथड है आर्गुमेंटेटिव। और ऐसे ही जो हमारे मरीज हैं, जो ऐसे पेशेंट्स हैं हमको मिलते हैं, उनके भी मन में अंदर हम झांके तो हमें पता चलेगा कि उनके मन में भी ऐसी कोई ना कोई बात छिपी बैठी है। इफ वी कैन हेल्प देम टू गेट रीड ऑफ दैट पर्टिकुलर थॉट। सो दिस इज 8th मेथड। 9th मेथड, दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट मेथड। मुझे लगता है कल शाम का ही आपका यहाँ पर सेशन हुआ होगा, राजयोग। What is this absolute method? Absolute method में, if you want to cure someone, if you want that somebody should get better, you have to tell the name of that person in your own mind. Go as if you are in the presence of God, in the presence of the highest energy. एक परम सत्ता के आप सानिध्य में हो, और जैसे उसकी वो सारी शक्तियाँ, all the powers are coming down upon me and they are all going to him, going to that person. ये जो विधि है, इस पर अभी काफ़ी रिसर्च हुआ है। इट इज़ नोन एज द एब्सोल्यूट मेथड। तो ये 9वीं, और उसके बाद अंतिम जो विधि है, इट इज़ नोन एज डेक्री मेथड, ऑर्डर, आदेश। व्हाट इज इट? You know, most of the times, if we can order our mind stop, so it stops. Whatever is going on in the mind, if we order it stop, so it stops. Sometimes you have to just get up and say stop to these thoughts and they just stop. तो ये टोटल 10 मेथड्स है। हमको लगता है कि इन 10 मेथड्स का विस्तार तो बहुत ज़्यादा है, परंतु समय का हमारे पास अभाव है। और ये जो 10 विधियाँ हैं जो हमने आपको बताई, और यहाँ जो राजयोग आप जो सीख रहे हैं, जो एब्सोल्यूट मेथड हमने कही, इसको यदि आप डिटेल में समझे ये क्या है, बहुत सारा रिसर्च आज राजयोग में हुआ है। एक रिसर्च तो हमने ही किया है हमारी बहन के साथ, जो कि पूना बीजे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है पीएसएम में। उसमें हमने ऐसा किया था कि राजयोग का फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजी पर क्या इफेक्ट है, जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स लिए गए थे, और उसमें जो स्टडी बाद में पब्लिश भी हुई थी किसी जर्नल में, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, फियर, इस तरह की बहुत सारे फैक्टर्स उसमें दिखाए थे कि इम्प्रूवमेंट हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप यहाँ आए, बहुत सारे आपने लेक्चर्स सुने, सुन रहे हैं और भी सुनेंगे, और यहाँ से बहुत सारी अच्छी बातें लेकर जाएंगे। उन अच्छी बातों में ये जो 10 बातें आज आपको बताई गई, केवल उनको सुनना नहीं, परंतु उनको फॉलो करना है, जीवन में लाना है, एंड टू मेक अवर लाइफ हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू। ओम शांति। एक बार जोरदार तालियां बजाएं।